दीदी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस, यस। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद है निरा दीदी और इनवाइटिंग मी एंड सिटिंग फाइनल सोल्स स्वीट बाप दादा। बहुत ही सुंदर सत्र है ये। सत्र शुरू करने का पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं और इसकी जो पैटर्न रहेगी उसको बता देते हैं। Let me have the screen sharing first. Just 10 to 15 seconds I will be taking. I think the screen is visible to you. हाँ, लोड हो रहा है। हाँ, ठीक है। आ रहा है। जी। तो आज का जो सत्र रहेगा वो रहेगा MBBS इन 6 आवर्स। जनरली हम MBBS को समझते हैं कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसको हम MBBS कहते हैं आज पर इंडियन टेक्स्ट। लेकिन हम वो मेडिकल साइंस के बात आज नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो नहीं पढ़ेंगे, बट इट विल बी समथिंग अबाउट द बॉडी एंड द सेल्फ। MBBS का पूरा फॉर्म है मेंटेन द बॉडी एंड ब्राइटन द सेल्फ। अब ये बॉडी क्या है और सेल्फ क्या है, ये दोनों की डिस्टिंक्शन आज हम बहुत विविडली करेंगे। और बॉडी का सिग्निफिकेंस और उसका मेंटेनेंस, ये दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। साथ साथ सेल्फ की भी क्या सिग्निफिकेंस है और उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। उसका मेंटेनेंस मतलब उसका एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कॉन्शियसनेस का एलिवेशन। इसको लिखा गया है ब्राइटन द सेल्फ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हाउ टू मेंटेन द बॉडी एंड हाउ टू एलिवेट द कॉन्शियसनेस। अब ये दोनों की जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ बोथ दीज टू रियलिटीज, इसको हम 4 सत्र में कवर करने वाले हैं। अब ये 4 सत्र कैसे रहेगा? आज है पहला सत्र। दूसरा सत्र रहेगा 4 तारीख को। तीसरा सत्र रहेगा 18 तारीख को। और चौथा सत्र रहेगा 25 तारीख। इस तरह से इसका शेड्यूल बनाया गया है। और आज पर इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इट विल बी फ्रॉम 6 o'clock इन द मॉर्निंग टू 7:30। अब ये जो 1.5 घंटे की सेशन रहेगी, इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपसे शेयर किया जाएगा, जस्ट टेक इट एज ए सजेशन। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। कोई रेस्पॉन्ड करे, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी बोलो या दोनों को मिला जुला के बोलो, इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है? इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी देन जस्ट write down H in the chat box. For English, you can write down E in the chat box. And for mixture of both the languages, you can respond E and H, English and Hindi. जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। यस, प्लीज रेस्पॉन्ड। कौन सी भाषा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश? अच्छा, रक्षा दीदी बोल रहे हैं हिंदी। ओके, अदर पीपल? हाँ, हिंदी भाई जी, हम हिंदी करते हैं। ओके, ठीक है, फाइन। तो इस तरह से हमारी 4 सत्र रहेगा और चारों सत्र में जो भी हम आपको बताने वाले हैं वो जस्ट एक प्रस्ताव के रूप में आपको दिया जाएगा। मतलब एक सजेशन है आपके लिए। हम इसमें कोई सही या गलत की बात नहीं करेंगे, डू या डोंट्स की बात नहीं करेंगे, राइट या रंग की बात नहीं करेंगे। जो भी कहेंगे ये जस्ट एक सजेशन रहेगा और आपसे अपेक्षा ये रहेगी कि आप उसको अपनी राइट्स के अनुसार एक्सप्लोर करें, वेरीफाई करें
और ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ओन राइट्स। आपकी जो समझ है उसके आधार पे उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिएगा। तो ये जो 4 सत्र रहेगा अक्टूबर महीने में, इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, जस्ट एक ओवरव्यू हम आपको देते हैं। डिफाइनिंग द ह्यूमन बीइंग, मानव को हम किस तरह से डिफाइन करें, यानी परिभाषा क्या होगी ह्यूमन बीइंग का। बॉडी और सेल्फ, ये दो वास्तविकताएं हैं, और ये दोनों वास्तविकताओं की आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स होती है, और सिग्नल एक्सचेंज किस मीडियम के माध्यम से होती है, इंटरफेस क्या होती है, और एक्सचेंज सिग्नल होने के बाद जो डिसीजन होती है उस डिसीजन को फिर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। फिर बॉडी की आवश्यकताएं क्या है और सेल्फ की आवश्यकताएं क्या है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेल्फ का मतलब यहाँ रेफर किया जाता है टू द सोल, यानी द कॉन्शियसनेस, उसको जेनेरिक टर्म्स में लिखा गया है सेल्फ। बॉडी का मतलब शरीर और सेल्फ का मतलब चेतना। फिर नर्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, शरीर का मेंटेनेंस के लिए, देखरेख के लिए और उसका सदुपयोग के लिए चेतना की क्या जिम्मेदारी है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और बॉडी की होलिस्टिक हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हमें अटेंशन देना है उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड फाइनली ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी मानव चेतना की विकास के बारे में भी बात करेंगे। इस तरह से प्रमुख 7 बिंदुओं को लेकर हम 4 सत्र में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई डूज एंड डोंट्स की बात नहीं कही जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा, राइट या रंग की बात नहीं होगी, कुछ एडवाइस भी नहीं दी जाएगी, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स का बारे में भी नहीं बोला जाएगा। तो सिंपली कहें तो जो भी यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगी वो जस्ट आपके लिए एक प्रस्ताव है। आप उसको अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो बेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग हो पाएगी। और जो अपेक्षा है ये सत्रों से, वो अपेक्षा पूरी हो सकती है। सत्र को हम इंटरैक्टिव रखेंगे। आप जहां भी चाहें चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। कैमरा ऑन है, रूपाली दीदी प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज। मैं सभी को कैमरा ऑन है। पार्टिसिपेंट्स को बोल रही हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो अपना कैमरा जरूर ऑन करें। जी। तो इस तरह से ये सत्र चलेगी, आप बीच में इंटरेक्शन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, एंड यू आर फ्री टू आस्क either in English or Hindi. I am comfortable in both the languages and you can use both the languages also. You can use the mixture of both the languages as well. Otherwise हिंदी में तो चलता ही रहेगा। So it will be a proposal for you to explore on your own rights. First of all, let us see, आज की सत्र की शुरुआत ऐसा एक इलुस्ट्रेशन को लेकर हम करते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति देखिए बात कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, आपस में कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, दुख सुख की भागीदारी कर रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जब चलती है, ऐसे आप अंदाज करें कि एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ये जो बाएं तरफ वाला एनसर्कल्ड है ये व्यक्ति जीवित है, और दूसरा व्यक्ति गिर जाता है, यानी उसकी जान चली जाती है। अब आप बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस कि ये व्यक्ति जिंदा था अभी मर गया, अर्थात वही शरीर है, वही कप है, वही शरीर के ऑर्गन्स है, चाहे एक्सटर्नल लिप्स आप देखें या इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारे के सेम मौजूद है, भी वही है, आंखें वही है, चश्मा वही है, हाथ है, कपड़े जो पहने थे वही है, जूते भी वही है, शरीर के अंदर वाली जो ऑर्गन्स है, चाहे वो किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, जितने सारे हैं, धड़कने वाली जो हृदय है, फेफड़े हैं, और किडनी है, अंतनाड़ियां हैं,
जितने भी उसके शरीर के अंदर के माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, सेल्स है, वो सारे के सारे आज इट इज उपलब्ध है। अब क्या डिफरेंस रहा कि यहाँ पर व्यक्ति खड़ा होकर बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो डेड हो गया, अब वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है, जबकि शरीर जो हमें दृश्यमान है वो वही है। तो क्या डिफरेंस रहा, तो ये बताएं। लाइफ कंडीशन और शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है भाई जी का। जब तक भाई जी आते हैं तब तक हम बाबा को याद करेंगे, और उन्होंने जो हमारे सामने कि भाई जी आए। डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं फिर से कनेक्ट हो जाता हूँ। जी, ये बात चल रही थी कि डेड बॉडी की बात हो रही थी कि व्यक्ति जीवित था, बात कर रहा था, हैंडशेक कर रहा था। अभी क्या डिफरेंस आया कि उसके अंदर में क्या हलचल हुआ, जो उसका बॉडी है लेकिन वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं? जो लाइव अनम्यूट करके बोले या चैट बॉक्स में हाँ, रेस्पॉन्ड उसके करें। सोल है वो नहीं है अभी। एक में आत्मा है, जी, दूसरे में आत्मा नहीं है। मैं वीडियो ऑफ कर दिया ताकि बैंडविड्थ मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये बात हो रही थी, उसके अंदर में जो आत्मा थी वो निकल गई। आत्मा का मतलब जो शरीर को संचालित करने वाली जो ताकत है, जो शक्ति है, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, वो प्राण ऊर्जा उसके शरीर से निकल गई, इसलिए वो अभी खड़े होने की स्थिति में नहीं है। ये सभी समझते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो प्राण ऊर्जा है, या ये जो शक्ति है, ये जो आत्मा है, ये जो चेतना है, इसको क्या हम आंखों से देख सकते हैं? शरीर को देख सकते हैं, इसको तो नहीं देख सकते हैं। अब नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको हम एहसास कर सकते हैं कि ऐसी एक शक्ति है, जो शक्ति हमारे शरीर के अंदर में रहते हुए शरीर को संचालन करती रहती है, निरंतर कार्यक्षम है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे हम जागृत अवस्था में है, चाहे सुप्त अवस्था में है, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कर्म में व्यस्त है, लेकिन अंदर की जो चेतना है वो हमें हमेशा सक्रिय रूप से चलाती रहती है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू रियलिटीज। अर्थात मानव अगर डिफाइन करने हम जाए, मानव की परिभाषा हम कहने जाए, तो यह शरीर और एक चेतना, जिसको हमने सेल्फ के रूप में यहाँ पर लिखा है, शरीर और चेतना का ये एक संयुक्त स्वरूप, दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी इज द डोमेन ऑफ मटेरियल, अर्थात ये पदार्थ से बनी हुई है, जड़ पदार्थों से बनी हुई शरीर है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? हड्डियां मिलेगी, मांस मिलेगा, रक्त मिलेगा। फिर उसको और माइक्रोस्कोपिकली देखने जाएंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, यानी अणु परमाणु मिलेंगे। उसको और अगर ब्रेक डाउन करने जाएंगे तो फिर उसमें एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेगा। अब ये सारे के सारे चीजें पदार्थ से बनी हुई है, जिसको हम लोग जड़ या मेटेरियल एंटिटी कहते हैं। लेकिन सेल्फ जो है, ये चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का स्थल है, और ये चेतना के कारण ही शरीर को संचालन किया जाता है। अब ये दोनों की सह अस्तित्व को हम कहते हैं मानव, और ये चेतना होने के कारण ही मानव देख सकता है, कार्य कर सकता है, और जो कुछ सुख दुख है उसको भोग कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ इज द डूयर, सेल्फ इज द सीयर, एंड सेल्फ इज द एंजॉयर। इसका मतलब करता है
दृष्टा है, भोक्ता है। अगर चेतना नहीं है शरीर में तो देखने वाला भी कोई नहीं है। शरीर में आंखें हैं लेकिन आंखों से देखी जा सकती है तभी जब शरीर को चेतना संचालित कर रही हो। शरीर में कान है लेकिन सुनी जा सकती है तभी जब शरीर को चेतना संचालित कर रही हो। शरीर में हाथ पैर है लेकिन यह हाथ पैर तभी कार्यक्षम हो सकते हैं, सक्रिय रूप से कर्म कर सकते हैं, जब उसके अंदर में चेतना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आई एम द डूयर, आई एम द सीयर, आई एम द एंजॉयर। अगर चेतना नहीं है तो शरीर खाली पड़ी रहेगी, लेकिन शरीर को हम कर्ता, दृष्टा या भोक्ता कहना गलत होगा। यहाँ तक ठीक है? ये समझने में कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा की जो ज्ञान हमें मिली है उसके आधार पे हम यही चीज को एनालिसिस अभी करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और चीज वही है, उसको थोड़ी सी और वैज्ञानिक तरीके से हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। बातों बातों में हम कहते रहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ सफिशिएंट, अर्थात आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्लेषण, आत्म प्रबंधन, आत्मनिर्भरशील। ये आत्म मतलब ये रेफर करता है शरीर को या आत्मा को? किसको रेफर करता है? यहाँ जो आत्म अनुशासन है, आत्मनियंत्रण है, अर्थात ये किसको रेफर करके कहा गया? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। ये सोल को रेफर किया या बॉडी को रेफर किया? आत्मा को। जी, बहुत बढ़िया। रूपाली दीदी कह रहे हैं आत्मा को ही रेफर किया, बहुत अच्छा। इसके दूसरे शब्द है सिनोनिम्स आप कह सकते हैं। इसमें क्या क्या और रहता है? हम स्पिरिट भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं, प्राण तत्व कहते हैं, जीव सत्ता भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं। ये सारे इसके प्रति शब्द हैं। अगर आप बॉडी को स्थूल रूप से देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? हड्डियां मिलेगी, शरीर के अंदर में ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी आपको मिलेंगे। क्या क्या इंटरनल ऑर्गन्स है? यहाँ लंग्स है, फेफड़े, उसके नीचे देखिए लीवर है, ये स्टोमक है, ये अंतनाड़ियां हैं, ये हमारे शिरा प्रशिराएं हैं, मसल्स है, नर्वस सिस्टम यानी स्नायु संस्थान है, ये खून के बूंदे दिखाई गई है। और इसके अलावा ये पूरा हमारी अंतनली यानी एनाटॉमी दिखाया गया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा। साथ में ये मांस भी है और खून है। ये मोटे मोटे तौर पे दिखाया गया कि हमारी शरीर के अंदर की संरचना है, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यूज, सेल्स और माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स। अब ये सारे तत्वों को इकट्ठा करके एक बहुत ही सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट करके मानव शरीर को संरचना किया गया। अब इसको हम खाली आंखों से देख भी सकते, ये पॉसिबल है, दृश्यमान है, और जड़ पदार्थों से बनी होने के कारण इसको देखना असंभव नहीं है। लेकिन इसको चलाने वाली जो सत्ता है वो स्थूल ना होकर सूक्ष्म है, जो कि हमारी ये चमड़ी की आंखों से नहीं देखी जा सकती है। इसलिए वो चेतना है और वो अदृश्य है, लेकिन वो है। शरीर से निकल जाने के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाती है। ये चीज हम तभी समझ पाते हैं जब हम बुद्धि के नेत्र से देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें दिखता है। अर्थात ये चमड़ी की आंखों से नहीं दिखने वाली चीज है, लेकिन ये एहसास करने वाली तत्व है। इसको समझ में लाया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि टेलीफोन को मैं इस्तेमाल करता हूं, तो मैं यूजर हो गया, व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो गया, और टेलीफोन अलग है। लेकिन हम ये नहीं कहते कभी कि मैं टेलीफोन हूं। अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से कहते हैं कि मैं गाड़ी की चलाने वाली एक सत्ता हूं, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूं, मैं गाड़ी का ओनर हूं, मैं गाड़ी हूं, ऐसा नहीं कहते। उसी तरह से जैसे मैं गाड़ी का यूजर हूँ, टेलीफोन का यूजर हूँ या ऑपरेटर हूँ, उसी तरह से मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो इस जड़ शरीर का यूजर हूँ, ऑपरेटर हूँ। अब ये जड़ शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके हमने देखा, अंदरूनी ऑर्गन्स को देखा, और उसको कुदरती तरीके से इंटीग्रेट करके एक ह्यूमन बॉडी की संरचना की गई है। ह्यूमन बॉडी को चलाने वाली एक और सत्ता है और वास्तविकता है,
जो कि आंखों से भले नहीं दिखती है, लेकिन चलाने वाली सत्ता वो एक रियलिटी यानी वास्तविकता है। अब हम ये दोनों को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये दोनों की आवश्यकताएं एक ही है या अलग अलग। हम आपको कुछ यहाँ आइटम्स दिखाएंगे, आप रेस्पॉन्ड करके बताना कि ये बॉडी की आवश्यकता है या सेल्फ की आवश्यकता है। रोटी किसको चाहिए, शरीर को चाहिए या सेल्फ को चाहिए? खाने वाली जो रोटी है किसको चाहिए, शरीर को या आत्मा को? बॉडी के लिए बी लिखे, आत्मा के लिए एस लिखे, सेल्फ। चैट बॉक्स में लिखे रोटी किसको चाहिए, शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? बी, बी फॉर बॉडी। जी, बढ़िया 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 बढ़िया। अमिता जी लिख रहे हैं बी, श्यामा जी लिख रहे हैं बी, रूपाली दीदी बी, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब रोटी बॉडी को चाहिए, शरीर का पोषण के लिए हम रोटी की आवश्यकता फील करते हैं। चलिए बढ़िया, तो रोटी को हम बॉडी की तरफ शिफ्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आइटम है गाड़ी। गाड़ी किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए या सेल्फ को चाहिए? प्लीज रेस्पॉन्ड करें। गाड़ी किसको चाहिए, व्हीकल, कार, टैक्सी? जी, बॉडी को। रूपाली दीदी बॉडी को चाहिए, ठीक है। श्यामा दीदी बॉडी को चाहिए, बहुत बढ़िया। तो इसको बॉडी की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, बढ़िया। अब तीसरा आइटम सम्मान यानी रेस्पेक्ट, ये किसको चाहिए? ये सेल्फ को चाहिए। नीरा दीदी लिख रहे हैं सेल्फ को चाहिए, बहुत अच्छा। जिज्ञा दीदी लिख रहे हैं सेल्फ को चाहिए, श्यामा दीदी सेल्फ को चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, सम्मान चाहिए तो सेल्फ को चाहिए। नेक्स्ट, मकान चाहिए, बिल्डिंग, हाउस, अपार्टमेंट, ये किसको चाहिए? ये बॉडी को चाहिए, बहुत बढ़िया। मकान को शिफ्ट कर लिया। उसके बाद विश्वास चाहिए यानी ट्रस्ट, ये किसको चाहिए? हम विश्वास के साथ जीना चाहते हैं या अविश्वास के साथ जीना हमको पसंद है? ट्रस्ट के साथ जीना हमको पसंद है या मिसट्रस्ट डिसट्रस्ट के साथ में जीना पसंद है? या आत्मा को सेल्फ को चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें क्या चाहिए, विश्वास चाहिए या अविश्वास चाहिए? विश्वास चाहिए तो वी टाइप करें, हाँ विश्वास, बढ़िया। हाँ, ये सेल्फ को चाहिए और हम विश्वास के साथ में सभी जीना चाहते हैं। ये जो विश्वास की चीज है या सम्मान की चीज है, ये खाली हमें चाहिए या दुनिया में सभी को चाहिए? ये मीटिंग में जो हम 40-50 लोग हैं, खाली हम ही को चाहिए या सभी को चाहिए? जी, मेरा दीदी कह रहे हैं सभी को चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो सम्मान है, विश्वास है, विश्वास को मैं शिफ्ट कर दिया सेल्फ की तरफ, और ये चाहिए भी सभी को, ठीक है। नेक्स्ट आइटम, बेंगल्स जो हम पहनते हैं हाथों में, ये किसको चाहिए, बॉडी को या सेल्फ को? ये बॉडी को चाहिए, बहुत बढ़िया। बेंगल्स को हम शिफ्ट कर लेते हैं बाएं तरफ। नेक्स्ट, करुणा, कंपैशन, ये किसको चाहिए? ये सेल्फ को चाहिए, बहुत अच्छा। तो हम राइट साइड में इसको शिफ्ट कर लेंगे। तो ये देखने से आपको पता चलेगा। देन मेडिसिन, मेडिसिन किसको चाहिए? बॉडी, गुड। तो ये दोनों को आप अगर कंपेयर करके देखेंगे, नेक्स्ट वन इज ब्लैंकेट, ये भी बॉडी। आप समझ सकते हैं इसको, अगर आप देखेंगे तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, गाड़ी, मकान, बेंगल्स, मेडिसिन, ब्लैंकेट, ये सारे शरीर स्थूल होने के कारण वो स्थूल चीजों से ही पूर्ति हो जाती है। अर्थात मेटेरियल बॉडी की रिक्वायरमेंट मेटेरियल से ही पूर्ति होती है। और सेल्फ चूंकि ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, यानी शटल कंपोनेंट है, शटल रियलिटी है, इसलिए उसको जो चाहिए वो मेटेरियल से भरता नहीं है। अर्थात आत्मा को अगर आप रोटी, गाड़ी, मकान प्रोवाइड करेंगे तो भी आत्मा खुश नहीं होगी, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा को चाहिए सम्मान पूर्वक जीना, आत्मा को चाहिए विश्वास के साथ जीवन जीना, आत्मा को चाहिए करुणा यानी कंपैशन के साथ में जीवन जीना। इसी तरह से लव, अफेक्शन, कोऑपरेशन, ग्लोरी, देन सपोर्ट,
लव, इस तरह की जो ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय मूल्य जिसको कहते हैं, हमारी भाव जो है, कोई हमें देख के मुस्कुराता है तो हमें अच्छा लगता है, हम भी किसी को देख के गुड मॉर्निंग या नमस्ते गेस्चर से उसको ग्रीट करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। ये सारे हमारे भाव का इंडिकेटर है, और ये सारे आत्मा को ही पुष्ट करती है, अर्थात आत्मा की जरूरत है, सेल्फ की जरूरत है, और सेल्फ ही इसकी भाषा को समझता है। तो इससे सिद्ध होता है, दोनों का आप देखेंगे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है और सेल्फ की रिक्वायरमेंट भी अलग है। और सेल्फ की रिक्वायरमेंट को हम बॉडी से पूरा नहीं कर सकते हैं, और बॉडी की रिक्वायरमेंट को सेल्फ से पूरा नहीं कर सकते हैं। और दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना आवश्यक है, या कोई एक की आवश्यकता पूरा करें तो काम चल जाए? क्या लग रहा है? शरीर की जो नीड है और सेल्फ की जो नीड है, हम दोनों की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे या कोई एक का पूर्ति करें तो काम चलेगा? एक या दो? अच्छा, श्यामा दीदी लिख रहे हैं बहुत, अरुण भाई लिख रहे हैं बहुत, ओके बहुत बढ़िया, रूपाली दीदी बहुत। तो दोनों की आवश्यकता है, दोनों, ममिता दीदी दोनों, ठीक है, बहुत अच्छा। तो दोनों की आवश्यकता जब पूरा करने का है, और हम समझ गए कि शरीर की आवश्यकता के साथ साथ सेल्फ की आवश्यकता को भी पूरा करना जरूरी है, सवाल उठता है कि हम हमारी दिनचर्या में कितना अटेंशन, एफर्ट एंड एनर्जी लगाते हैं शरीर की वास्तविकताओं को पूरा करने में या आवश्यकताओं को पूरा करने में, और कितना एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं सेल्फ की आवश्यकता को पूरा करने में। ये अपने आप में पूछने की बात है। हम स्वयं से ये प्रश्न पूछें कि हमारा सारा दिन का मेहनत, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, जो कुछ हम करते हैं, उनमें से ये स्थूल साधनों को इकट्ठा करने में या संग्रह करने में हम कितना लगे हुए हैं, और सम्मान, विश्वास और करुणा पूर्वक जीवन निर्वाह करने में, संबंधों को निर्वाह करने में, हार्मोनी के साथ जीवन जीने में, और गुड ह्यूमन फीलिंग को एक्सचेंज करके जीवन जीने में हम कितना अटेंशन और एनर्जी लगाते हैं। यह है हमारे लिए एक्सप्लोर करने वाली बात। इसी तरह से कुछ और बातें भी हमने यहाँ लिखा, आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। प्रेम, सम्मान, गौरव, विश्वास, करुणा, स्नेह इत्यादि, जो कि सेल्फ के तरफ लिखा गया। हम इस प्रेजेंटेशन को शेयर कर देंगे आपके साथ में, पूरी कंटेंट को शेयर कर देंगे, आप इसको घर में भी एक्सप्लोर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शरीर की आवश्यकताएं और सेल्फ की आवश्यकताओं को और थोड़ा विविडली कंपेयर करेंगे। शरीर की जो नीड है, इट इज फुलफिल्ड बाय फिजियोकेमिकल नीड्स, यानी हम उसको कहते हैं भौतिक रासायनिक तत्वों से ये पूरी होती है। आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पापड़, दही, सलाद जो भी खाते हैं, वो फिजियोकेमिकल थिंग्स है। कपड़े पहनते हैं, वो भी फिजियोकेमिकल थिंग्स है। मकान की जरूरत है शेल्टर के लिए, वो भी फिजियोकेमिकल थिंग्स है। लेकिन सेल्फ की आवश्यकता किससे पूरी होती है? नॉन फिजियोकेमिकल थिंग्स, जो अभौतिक कहलाती है, यानी शटल चीजों से पूरी होती है, स्थूल से नहीं, सूक्ष्म चीजों से पूरी होती है। जैसे सम्मान है, विश्वास है, ये सेल्फ की आवश्यकता है। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो लिमिटेड है, यानी सीमित है। रोटी खाएंगे तो आप 4 रोटी खाएंगे, 5 खाएंगे या 10 भी खाएंगे, तो उसकी एक लिमिट है। कपड़े पहनेंगे तो हो सकती है 4 जोड़ी हो, 10 जोड़ी हो, इवन 50 जोड़ी भी कपड़े क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, काउंटेबल है, क्वांटिफाई किया जा सकता है। लेकिन स्वयं की जो नीड है, आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं, वो सीमित है या असीमित है? क्या लग रहा है? हमें रेस्पेक्ट चाहिए, निरंतर चाहिए, या खाली वीकेंड में चाहिए, खाली संडे को रेस्पेक्ट चाहिए, या तो वर्किंग डेज में रेस्पेक्ट चाहिए, ऑफ डे में रेस्पेक्ट नहीं चाहिए? हमें प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, ये हमेशा चाहिए या कभी कभी चाहिए? ये अनलिमिटेड है, फॉरएवर चाहिए, निरंतर चाहिए, हमेशा चाहिए? वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। तो इसको हम लिखते हैं अनलिमिटेड नीड्स, यानी आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं, जो कि सूक्ष्म है, चाहे विश्वास हो, प्रेम हो, सम्मान हो, ये सारी चीजें
हमें असीमित मात्रा में चाहिए, इसको हम लिमिट नहीं कर सकते। एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, एवरी डे, 24/7। नेक्स्ट, बॉडी की जो आवश्यकताएं हैं उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, उसकी मात्रा को निर्धारण कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि चावल 200 ग्राम हम खाएं, दाल 1 कटोरा, अंकुरित गजा मूंग अगर खाते हैं तो वो भी 1 कटोरा खाते हैं, पानी पीते हैं तो 1 ग्लास पीते हैं, चाय पीते हैं तो 1 कप पीते हैं। वो परिमाण को हम माप सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ की जो नीड है, इसको हम माप सकते हैं क्या? यस और नो। मेरा आपसे प्रेम भाव है, कितना प्रेम है? 2 किलो का प्रेम है, चलेगा? मैं आपसे सम्मान करता हूं, आपको रेस्पेक्ट करता हूं, कितना रेस्पेक्ट करता हूं? 4 किलोग्राम। हंसेंगे ना आप सुन के? मेरा आपसे स्नेह है, माँ की बच्चों से स्नेह है, बहुत स्नेह है। कितना स्नेह है? 3 लीटर स्नेह है। ऐसा कहने वाले भी हंसी के पात्र होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये मापा नहीं जा सकता। नीरा दीदी कह रहे हैं नो, कौशल्या दीदी कह रहे हैं नो, रूपाली दीदी नो, सभी का नो। ठीक, तो हम लिख सकते हैं नीड शब्द सेल्फ में ये क्वालिटेटिव है, अर्थात ये मात्रात्मक नहीं है, रैदर इट इज क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक है। हम अगर मुस्कुराते हैं तो हमारी मुस्कान कितना नेचुरल है, कितना आर्टिफिशियल है, वो भाव से ही प्रकट हो जाता है। मैं अगर आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करता भी हूँ, वो नमस्ते करते हुए मेरे अंदर की भाव भी एक्सप्रेशन में आता है। आप उसको देख के भी समझ सकते हैं कि मैं अंदर में कितनी श्रद्धा या सम्मान के भाव के साथ हाथ जोड़ता हूँ या दिखावा के हाथ जोड़ता हूँ। इसलिए ये सेल्फ की जो आवश्यकताएं हैं, ये क्वालिटेटिव कहा जाता है, ना कि क्वांटिटेटिव। अब ये शरीर की जो आवश्यकता है वो इंटरमिटेंट, यानी कभी कभी लगता है, आवश्यकता अनुसार लगता है, रुक रुक के लगता है, निरंतर नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, भोजन चाहिए 24/7, एवरी मोमेंट हम खाते रहे तो काम चलेगा क्या? एवरी मोमेंट हमारी मुख चलता रहे, कुछ ना कुछ हम खाते रहे, शायद बॉडी टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा, है ना? नॉट पॉसिबल। तो ये रोक रोक के जब चाहिए हम तब उसको यूज करते हैं। शरीर की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, पैसा, कुछ भी आप कहें, जो भी चीज आपकी माइंड में आती है आप उसको सोच के देखें, एक्सप्लोर करें अपने अंदर कि शरीर की आवश्यकताएं इंटरमिटेंट है, रुक रुक के है, निरंतर नहीं चाहिए। लेकिन सेल्फ की जो नीड है वो निरंतर चाहिए, यानी कंटिन्यूअस चाहिए। जागृत अवस्था में भी चाहिए, निद्रित अवस्था में भी चाहिए। शरीर की आवश्यकताओं का फिजिकल डायमेंशन है, रूप है, आकृति है, लंबाई चौड़ाई है, वॉल्यूम है, एरिया है, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ की जो नीड है उसका कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं है। शरीर की आवश्यकताओं को हम बाहर से प्राप्त करते हैं और पूर्ति करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, पैसा, मेडिसिन, कुछ भी हो, वो सारी चीजें बाहर की दुनिया से उपलब्ध है। लेकिन स्वयं की जो नीड है, सम्मान है, प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, ममता है, करुणा है, ये सारी चीजें बाहर से मिलेगी या अंदर से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? ये एक्सटर्नल नीड है या इंटरनल नीड है? बाहर से हम भाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाहर से हम जो भी प्राप्त करेंगे वो शरीर को पूर्ति करने वाली नहीं। शरीर को पूर्ति करने वाली चीजें स्थूल है, और आत्मा को पूर्ति करने वाली ये इंटरनल। वेरी गुड श्यामा दीदी, इंटरनल, मीरा दीदी, इंटरनल। तो इसको हम इंटरनल नीड लिखते हैं। इंटरनल नीड का मतलब यह हमारी सूक्ष्म आवश्यकताएं हैं जो कि स्थूल चीजों से प्राप्त नहीं हो सकती। और टमाटो आलू से प्राप्त नहीं हो सकती, चश्मा से नहीं हो सकती, गाड़ी से नहीं हो सकती, पैसा से नहीं हो सकती, स्मार्टफोन से नहीं हो सकती। कहाँ से हो सकती है? अंदर की भाव से ये पूरा होती है। एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। हम जब सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार के साथ में हम जब जीवन निर्वाह करते हैं, तो ये हमारे सूक्ष्म चीजों की पूर्ति करने का माध्यम होता है।
और भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। जब एक्सटर्नल नीड्स की बात कर लिया हमने, तो ये फिर बाहर की दुनिया के ऊपर डिपेंड रहने के लिए हमें मजबूर करता है। रोटी कपड़ा चाहिए तो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट बनना पड़ता है। लेकिन सेल्फ की जो नीड है, इसके लिए हम इंडिपेंडेंट है। हम अपने अंदर में इस तरह का भाव जगा सकते हैं और हमारी नीड को पूर्ति कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान गाड़ी साड़ी इत्यादि। और यहाँ आती है सुख शांति आनंद समझ समाधान भाव विश्वास एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके देखें कि शरीर की आवश्यकताएं भिन्न है, आत्मा की आवश्यकताएं भिन्न है, और दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, शरीर को हम एक साधन के रूप में यूज करते हैं, और यूज करने वाला कौन है? मैं स्वयं, यानी चेतना। आई एम द कॉन्शियसनेस। मैं यूजर हूं। जो हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मैं दृष्टा हूं, करता हूं, भोक्ता हूं। शरीर के माध्यम से ये आस्वादन हमें मिलता है। शरीर को एक साधन के रूप में हम यूज करते हैं। शरीर के जो सेंसरी ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उसके माध्यम से हमें कुछ सेंसेशन मिलती है, सिग्नल्स मिलती है। जैसे बाहर की वातावरण गर्म है या ठंडा है, तो हमारी चमड़े के संस्पर्श में आता है तो हमें पता चलता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर अभी ठंड है या गर्म है। एक बर्फ का टुकड़ा अगर हाथ में लगता है तो हमें ठंड महसूस होता है। कैसे महसूस होता है? शरीर के जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसको सेंस करते हैं, स्पर्श इंद्रिय से उसको सेंस करके एक सिग्नल भेजते हैं टू द ब्रेन। हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से वो ब्रेन में सिग्नल जाती है। ब्रेन फिर कम्युनिकेट करता है टू द सेल्फ, यानी चेतना के साथ। और ये इतनी क्विक कम्युनिकेशन होती है, इतनी सुपर फास्ट कम्युनिकेशन होती है, उसमें टाइम को डिस्टिंग्विश करके देखना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज वेरी वेरी क्विकली दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड, दिस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इज एग्जीक्यूटेड। फिर सेल्फ उसको जब महसूस करता है कि ठंडा है या गर्म है, तो इमीडिएटली सेल्फ एक डिसीजन लेती है, यानी चेतना एक डिसीजन लेता है कि बाहर के परिवेश ठंड है तो हमें ओढ़ के बैठना चाहिए एज ए प्रोटेक्टिव मेजर। फिर वो ब्रेन को सिग्नल देता है। ब्रेन फिर रिवर्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं से कंबल उठा लेता है, फिर शरीर को ढक लेता है। सिमिलरली अगर बाहर का वातावरण गर्म है, तो गर्म का जो सेंसेशन है बॉडी ने फील किया, बॉडी के सिग्नल को ब्रेन में ट्रांसमिट किया गया। ब्रेन इसको एनालिसिस करके विद इन मिली सेकेंड्स सेल्फ तक पहुंचाया। चेतना ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड इशू किया, रिटर्न सिग्नल दिया। फिर हाथ ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल बोर्ड के पास गया और एक स्विच को ऑन किया, पंखा चालू हो गया, या तो कूलर चालू हो गया, या एसी मशीन चालू हो गया। तो इस तरह से शरीर और स्वयं, यानी शरीर और चेतना, ये दोनों के बीच में सिग्नल का कम्युनिकेशन और कमांड, डिसीजन का कमांड एग्जीक्यूट होता है। शरीर से संवेदनाएं प्राप्त होती है और संवेदनाओं को पढ़ के उसको इंटरप्रेट करके उसके अनुसार डिसीजन लेने की क्रिया स्वयं के अंदर होती है, चेतना के अंदर होती है। और चेतना फिर रिवर्स कमांड देता है, जिस कमांड को शरीर के माध्यम से फिर से एग्जीक्यूट किया जाता है। शरीर के जो फिजिकल ऑर्गन्स होती है उसके जरिए में हम देखते हैं, सुनते हैं और भोगते हैं। जितने भी हमारे कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको हम सेंसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों को आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, चमड़ी से स्पर्श लेते हैं, और नाक से घ्राण करते हैं, यानी स्मेल को पता करते हैं। ये हमारे शरीर के ऑर्गन से होती है, फिजिकल ऑर्गन से। और उसका जो आनंद या तो निरानंद, उसकी खुशी या तो गम, जो कुछ फीलिंग्स है, ये फीलिंग हमारे अंदर में उत्पन्न होती है। हम दृष्टा कर्ता या भोक्ता के रूप में उसको आस्वादन करते हैं। उदाहरण के लिए रसगुल्ला अगर अच्छा लगता है, हमें टेस्ट अच्छा लगता है, तो ये टेस्ट का आनंद रसगुल्ला का बॉडी लेती है या सेल्फ लेता है? कौन लेता है? कौन लेता है? बॉडी लेता है या सेल्फ लेता है रसगुल्ले का आनंद? वेदर बॉडी और सेल्फ, रेस्पॉन्ड करें।
यस, सेल्फ लेता है, यानी आत्मा को ही ये आनंद मिलता है। लेकिन शरीर के अंदर में जो अंग है, चाहे जीभ है या हमारी टेस्ट बर्ड है, मुख से जो लार सिक्रेशन होती है, दांत से हम चबाते हैं, या हाथ से या चम्मच से हम उठा के मुख में रखते हैं, ये सारी क्रियाएं चलती है शरीर के अंगों के द्वारा, जो कि स्थूल है। लेकिन आनंद लेने वाली जो सत्ता है, आनंद उठाने वाली जो वास्तविकता है, वो है चैतन्य सत्ता, यानी सेल्फ। तो शरीर एक एग्जीक्यूटिंग टूल हो गया, यानी एक साधन जैसे हो गया, और उसको चलाने के लिए जो डिसीजन लेने वाली सत्ता है वो है सेल्फ। सो सेल्फ इज द डिसीजन मेकर एंड बॉडी इज द एग्जीक्यूटिंग टूल। अब शरीर का अंत हो सकता है, क्योंकि ये पदार्थ से निर्मित है, इसलिए इसका कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन होना अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। अर्थात इसका निर्माण होना और विनाश होना। पदार्थ से बनी हुई चीज मरणशील होती है, शरीर का मृत्यु होना निश्चित है। हम कहते हैं फलाना व्यक्ति मर गया। व्यक्ति मर गया मतलब उसका शरीर का अंत हो गया, शरीर शांत हो गया, शरीर का डीकम्पोजिशन हो गया। जो पंच महाभूत से वो बना था, वो पंच महाभूत फिर से पंच महाभूत में विलीन हो गए। जो शरीर के भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग थे, वो सब फिर से डिकम्पोज होके मिट्टी में घुल मिल गए, यानी उसका अस्तित्व रूपांतरित हो गया। तो ये कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन हर पदार्थ के लिए लागू होता है। ये ऐसा एक सिद्धांत है जो कि हर फिजिकल एंटिटी के लिए लागू होती है। लेकिन सेल्फ का क्या होता है? सेल्फ का मृत्यु होता है कि नहीं होता है? आत्मा मरणशील है या अमर है? सेल्फ को क्या कहेंगे, मोर्टल और इमोर्टल? सेल्फ को क्या कहेंगे, मोर्टल और इमोर्टल? यस, अमर अमर कहेंगे। अमर है। अमर है, वेरी गुड। अर्थात ये एक शरीर को छोड़ के दूसरी शरीर में फिर अपनी यात्रा को जारी रखती है। अब हम अगर स्वयं को देखें तो ना जाने हम इस शरीर यात्रा में कितने कर्म किए हैं, इसी शरीर यात्रा, और इसके पहले ना जाने कितने बार हमने कितनी अलग अलग शरीर के साथ में यात्रा किया है। और ये शरीर की जब अंत हो जाएगी, एक दिन आएगा ये शरीर फिर से मिट्टी में घुल मिल जाएगा, चाहे इसको अग्नि संस्कार कर दिया जाए, चाहे मिट्टी में दफना दिया जाए, चाहे पानी में फंसा दिया जाए। डेड बॉडी की बात कर रहा हूँ। अब वो डेड बॉडी क्या होगी, फिर से प्रकृति में घुल मिल जाएगी, उसके अस्तित्व तो रूपांतरित हो जाएगा। लेकिन जो स्वयं है, यानी चेतना है, अदृश्य है, इस शरीर को छोड़ के दूसरी एक शरीर के तलाश में फिर ये चली जाएगी, और नया एक शरीर उसको मिल सकता है, चाहे वो पुरुष का शरीर हो चाहे नारी का शरीर। उसको हम कहते हैं इमोर्टल, यानी अमर है। शरीर सेलुलर स्ट्रक्चर से बनी हुई है, जिसको प्राण कोशिका कहते हैं, और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी होती है, बढ़ता है। शरीर के अंदर में जितनी प्राण कोशिकाएं हैं, उसकी संख्या बढ़ती है, घटती है। जी, कौशला दीदी लिख रहे हैं इमोर्टल है, ठीक है, थैंक यू। शरीर की जो कन्फिगुरेशन है, बनावटी है, उसमें कई सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, प्राण कोशिका जिसको कहते हैं। और ये प्राण कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, घटती है। कभी कभी प्राण कोशिकाएं बीमार पड़ते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर नए सेल्स की निर्माण होता रहता है। ये एक शरीर के अंदर की स्थूल प्रक्रिया है जो चलती रहती है जीवन काल में। लेकिन सेल को अगर आप देखेंगे तो इसका ऐसा कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज नॉन सेलुलर, यानी प्राण कोशिकाओं से रहित है, मुक्त है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। यहां तक ठीक चल रहा है? समझने में कोई तकलीफ तो नहीं है? जी, बहुत बढ़िया। ठीक, थैंक यू। तो हम इतना डिटेल में इसको एक्सप्लोर क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की तरीका क्या होगी, और सेल की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की तरीका क्या होगी, और दोनों की आवश्यकताएं हमारे लिए अनिवार्य है। शरीर को अगर देखें तो इसमें मेल फीमेल या जेंडर बायसनेस हो सकती है। पुरुष या नारी का शरीर के निर्माण अलग अलग होती है, कुदरती संरचना है। लेकिन सेल्फ को देखेंगे तो इट हैज नो जेंडर, इसका कोई लिंग भेद नहीं है, इसमें पुरुष या नारी नहीं होती। और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फिजिकल ग्रोथ होता है शरीर का,
लेकिन आत्मा का कोई फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है। शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ हो सकता है, आत्मा स्वस्थ या अस्वस्थ तो होता है, लेकिन शरीर की तरह स्वस्थ या अस्वस्थ नहीं है। इसको हम कहते हैं हैप्पी और अनहैप्पी। अगर हम खुशी, आनंद, सुख, संतोष के साथ जीवन निर्वाह कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि आई एम ए हेल्दी सोल, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ। अगर हमारी जीवन में पीड़ा है, असमझ के कारण हम घड़ी घड़ी ठोकर खाते हैं, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, विषादग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कभी कभी सुइसाइडल टेंडेंसी आती है, दुनिया से नफरत की भाव आती है, लोगों से हम सही तरीके से जीवन निर्वाह कर नहीं पाते हैं, भावों को एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, घड़ी घड़ी हमें लगता है कि जीवन बड़ा दुर्विषय है, तो उसको हम कहते हैं कि द सेल्फ इज नॉट हैप्पी, यानी अनहैप्पी। उसको आप एक सिक सोल कह सकते हैं। अब शरीर की ट्रीटमेंट जो हमारी जो लौकिक डॉक्टर होते हैं वो लोग कर लेते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोई बच्चों के स्पेशलिस्ट, पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं, नारी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ उनको गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, चेस्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट होती है। अब सेल्फ अगर शेप हो गया, यानी मैं स्वयं ही अस्वस्थ है, मेरे अंदर ही पीड़ा है, मैं निरंतर यानी हर पल हर घड़ी पीड़ित हूँ, दुख, कष्ट, परेशानियों को सहन करता हूँ, तो मेरा इलाज कौन करेगा, कहाँ पर करेगा, मेरे लिए कौन डॉक्टर है, मेरे लिए मेरी अनहैप्पीनेस की कारण क्या है, उसको मैं कहाँ से ढूंढूं और उसकी इलाज कैसे करूं। अब दोनों की नीड तो अलग अलग है। शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं, दवा खा सकते हैं, डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो तो बॉडी को नरिश करेगा, ठीक करेगा। लेकिन सेल्फ को ठीक करने के लिए हमारे अंदर में सही ज्ञान होनी चाहिए, और सही ज्ञान के साथ अगर हम जीवन निर्वाह करते हैं तो लोगों के साथ में हमारी हार्मोनियस रिलेशनशिप बन सकती है। क्योंकि रिलेशनशिप आज के दिन में सबसे बड़ी चैलेंज है जो कि हमें पीड़ा देती रहती है। किसी के साथ अगर हमारी भाव का अनबन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसमें भी हम पीड़ित होते हैं, जो कि हमारी आज के दिन में अनहैप्पीनेस का एक मुख्य कारण है। सही है या गलत है? आज हमारे जी आज हमारे सुख सुविधाओं की जो संग्रह है, फिजिकल एमिनिटीज, घर में एयर कंडीशन मशीन लगी हुई है, 2-3 गाड़ी रखी हुई है, कई नौकर चाकर भी हैं, और खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तरह तरह की कपड़े हैं, ये हमारे शरीर के लिए तो पर्याप्त हो सकती है। लेकिन अगर मन हमारा खुश नहीं है, आनंद, सुख, शांति के साथ हम नहीं जी पाते हैं, तो फिर ये स्थूल साधन भी हमारे लिए मूल्यहीन फील होती है। अब शरीर की जो आवश्यकता है यह हमें सामयिक सुख यानी एक्साइटमेंट प्रदान करते हैं। इसको हम प्लीजर तो नहीं कहेंगे, एक्साइटमेंट कहेंगे। जैसे अच्छी म्यूजिक सुनना, कान के माध्यम से म्यूजिक हमने सुना तो हमें खुशी होती है कुछ समय के लिए। गुलाब जामुन बड़ी टेस्टी है, हमने खाया, मोमेंटरी प्लीजर प्राप्त हुई, एक्साइटमेंट हुआ। कहीं घूमने के लिए चले गए, बहुत अच्छी नेचुरल सराउंडिंग में चले गए, वाटरफॉल है, सनराइज सनसेट है, कुछ अच्छी चीजें वहां भोजन भी कर रहे हैं, परिवार के साथ है, ये सब हम घूम रहे कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्सपोजर से जो शांति या एक्साइटमेंट मिलती है वो मोमेंटरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको खीर अच्छी लगती है तो खीर खाते समय थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा क्या सोर्स यानी प्लीजर का सोर्स अगर आपने खीर को मान लिया, तो कंटिन्यूअस प्लीजर यानी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के लिए आप कंटिन्यूअसली खीर को खा नहीं सकते, वो इनटॉलरेबल हो जाएगा, बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इसकी एक लिमिटेशन है, जो कि क्षण भर के लिए आपको आनंद या संवेदनात्मक सुख प्रदान कर सकता है। लेकिन सेल्फ की जो नीड है उसको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए। एक पल के लिए भी उसको दुख हो, ये सेल्फ को सहन नहीं होता। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, कंटिन्यूअस prosperity, continuous respect, continuous affection, continuous thankfulness, continuous gratitude, continuous cooperation, continuous
पॉजिटिव फीलिंग्स एंड कंटिन्यूअस हार्मोनी। ये चाहिए सेल्फ को। अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो रेस्पॉन्ड करें कि यस और नो। अभी तक जो भी चर्चाएं हमने किया है, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम कि बॉडी की क्या जरूरतें हैं और सेल्फ की क्या जरूरत है। यहाँ तक कोई कंट्रोवर्सी अगर आपके मन में आता है तो कृपया पूछें या चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें। अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं ये तो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, कहीं कंट्रोवर्सी है। जी, वेरी क्लियर। थैंक यू भाई जी। शरीर की जो नीड है वो फिजिकल है, सेल्फ की जो नीड है वो सटल है यानी सूक्ष्म है। जी, शरीर की नीड को हम फुलफिल कर सकते हैं और इट कैनॉट फुलफिल द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। ये हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति की जो मौलिक चाहत है, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, हिंदी में हम कहेंगे मौलिक चाहत, हर व्यक्ति के लिए वो मौलिक चाहत समान है। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, इंडिया वालों के लिए है, यूएसए वालों के लिए भी है, जर्मनी वालों के लिए भी है, अफ्रीका वालों के लिए भी है, पूरे विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए है। पुरुष के लिए भी है, नारी के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बूढ़े के लिए भी है, हिंदू के लिए है, क्रिश्चियन के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सभी रिलीजियन के, सभी संप्रदाय के, सभी कम्युनिटी के लोगों के लिए है। वो है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, इसलिए उसको बेसिक लिखा गया। बेसिक मीन्स द फंडामेंटल या मौलिक। वो क्या है? मैं दो ही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई करना, अपने समझ के आधार पे उसको टेस्ट करना कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। हर व्यक्ति सुखपूर्वक जीना चाहता है और समृद्धि के साथ जीना चाहता है, यानी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ हर व्यक्ति जीना चाहता है, और वही है हमारी मौलिक चाहत, जो कि शरीर की आवश्यकताओं से पूर्ति नहीं हो सकती। बाएं तरफ पे लिखा गया, कैन नॉट फुलफिल द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। सुख और समृद्धि की पूर्ति कपड़ों से नहीं होगी, सुख और समृद्धि की पूर्ति भोजन से नहीं होगी, सुख और समृद्धि की पूर्ति मकान से नहीं होगी, सुख और समृद्धि की पूर्ति पैसे से नहीं होगी, सुख और समृद्धि की पूर्ति गाड़ी से नहीं हो सकती। इसकी पूर्ति अगर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वयं यानी चेतना के द्वारा हो सकती है। मेरी बात को अस्वीकार करने की प्रयास करें। ये थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल लग सकता है। आप सोचेंगे पैसा ना हो तो क्या होगा, धन के बिना क्या हो सकता है, कपड़े के बिना जिया नहीं जा सकता है, भोजन के बिना जिया नहीं जा सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है वो ये है कि ये शरीर की पूर्ति कर सकती है, शरीर के आवश्यकताओं को बिल्कुल पूरा करेगा, हम उसमें सहमत है। लेकिन सुख और समृद्धि का जो भाव है, the feeling of prosperity, the feeling of happiness that is generated within the self, that is felt by the self, that is exchanged by the self, that is transmitted by the self। ये पॉइंट को और फर्दर एक्सप्लोर आपको करने की आवश्यकता मुझे लग रहा है। आप घर में भी इसको कर सकते हैं। शरीर की जो क्षमता है वो सीमित है, लिमिटेड एनर्जी है, और सेल्फ की जो ताकत है, आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि सेल्फ की ताकत क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है। अभी थोड़ा सोचिए, 10-15 सेकंड के लिए आप सोचिए कि मैं एक चेतन शक्ति हूं, आई एम द कॉन्शियस यूनिट, चेतन इकाई हूं इस विश्व में, इस अस्तित्व में, और मेरे अंदर अभी कुछ चल रहा है क्या, ये खुद अपने अंदर खुद देखने की कोशिश करें। मेरा शरीर को मैं देख सकता हूँ, मेरा हाथ पैर को देख सकता हूँ, मेरे कपड़ों को मैं इन आंखों से देख सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर यानी मैं चेतना, चेतना के अंदर में ही क्या चल रही है उसको देखने की प्रयास करूं। आई द कॉन्शियसनेस, लुकिंग इनटू द कॉन्शियसनेस, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द कॉन्शियसनेस। चेतना के अंदर में अभी कुछ चल रही है क्या, देखें और बताएं।
कुछ क्रिया चल रही है या निष्क्रिय है ये? इज देयर एनी एक्टिविटी और नो एक्टिविटी इन द सेल्फ? लिखे चैट बॉक्स में, कृपया रेस्पॉन्ड करें। सेल्फ के अंदर में अभी कुछ चल रही है क्या? हीरा दीदी यस। बाकी लोग भी थोड़ा रेस्पॉन्ड करें। सेल्फ के अंदर में यस। दीप्ति जी दीदी लिख रहे हैं यस, ओके, बहुत अच्छा। और भी तो, हाँ श्यामा दीदी यस। क्या चल रहा है? ओके ममिता बहन यस, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत सक्रिय रूप से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। अरुण भाई जी यस। अच्छा, क्या चल रहा है सेल्फ के अंदर में? अभी क्या क्रिया चल रही है? कुछ विचार चलती है, कुछ आशाएं, कुछ विचार। यस, थिंकिंग चल रही है, वेरी गुड। रश्मि बहन लिख रही है या यस। तो ये जो विचारशीलता है, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कल्पनाशीलता है। इसको आप क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, सृजनशीलता, सृजनात्मक शक्ति आप कह सकते हैं। अब ये एक ऐसी शक्ति है जो कि पूरे अस्तित्व में सिर्फ मानव को दिया गया है, मानव के अंदर ही ये शक्ति है, यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर ही ये पावर ऑफ इमेजिनेशन है। वी कैन इमेजिन एनीथिंग, वी कैन क्रिएट एनीथिंग इन आवर माइंड। आप यहाँ बैठे बैठे एक हाथी की कल्पना कर सकते हैं, जो हाथी सोने से बना हो। आप यहाँ बैठे बैठे एक लाल कलर की घोड़ा की कल्पना कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल भी ना हो, धरती पर ऐसी संभावना भी नहीं है। आप यहाँ बैठे बैठे एक स्नेक का बारे में कल्पना कर सकते हैं, जो कि आकाश में उड़ रहा है और उसका पंख है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इन योर इमेजिनेशन। अब सवाल उठता है, ये जो इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता है, विचारशीलता है, जो कि हमारी चेतना के अंदर निरंतर चल रही है, अब ये चेतना चलती हुई, कल्पनाएं चलती हुई कभी थकती है या नहीं थकती है? शरीर में काम करने पर थकान होती है। आपने मिट्टी खोदा, पहाड़ी चढ़ा, हल चलाया, खाना बनाया, कसरत किया, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज की, तो आपका शरीर थकता है। लेकिन आप जब लंबे समय तक, लंबे समय क्या, हम तो कहेंगे निरंतर सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उस विचार करने के कारण कभी थकान होती है क्या? कभी आपको ऐसे लगा कि मैं विचार करते करते थक गई हूं, अभी और विचार नहीं कर सकती? ऐसा कभी लगा? कल्पनाशीलता को विश्राम की आवश्यकता है, यानी इमेजिनेशन को रेस्ट चाहिए। ऐसा कभी आपने फील किया? और अगर आपने किया भी हो और रेस्ट करने के लिए बिस्तर पे चले भी गए, लेटे हुए, तो भी आपकी विचारशीलता चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। यस, हीरा दीदी लिखती है व्हेन देयर इज टू मच थॉट्स। देखिए, ये फर्दर एक्सप्लोर करने की बात हो सकती है दीदी। आप अगर ये फील करते हैं कि देयर इज टू मच ऑफ थॉट्स इन माय कॉन्शियसनेस, मेरे अंदर कल्पनाशीलता की मात्रा काफी बढ़ चुकी है, इंटेंसिवली बढ़ चुकी है, एंड आई फील टायर्ड, अगर आपको ऐसे लग रहा हो, तो ड्यूरिंग दैट टायर्डनेस आप विश्राम करने चले जाएं, और विश्राम करते समय भी देखिए आप कल्पनाशीलता फिर चलती रहेगी, इट विल नॉट स्टॉप। दीप्ति दीदी लिख रहे हैं नो, इसका मतलब आप अगर गहरी नींद में भी सोए हैं, तो भी आपकी कल्पनाशीलता जारी है। इमेजिनेशन इज स्टिल ऑन, इट डजंट स्टॉप। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें। मैंने पहले भी कहा है, कोई चीज को सही या गलत ना माने, राइट या रॉन्ग, डू या डोंट, ट्रू या फॉल्स ना माने, खुद इसको आजमा के देखें। यस, इट्स ऑन बट वन may feel tired, okay? Let me see what is the complete sentence. It's on but one may feel tired. Yes, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप टायर्ड फील करते हैं, तो उस समय भी आपकी कल्पनाशीलता चलती है। और इसका मतलब ये हुआ कि कल्पनाशीलता जितना थकने पर भी रुकता नहीं है, इसके
दूसरे मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि इसकी एनर्जी अनलिमिटेड है, यानी कंटिन्यूअसली ये कार्य कर सकता है, क्रियाशील रह सकता है। बस मैं इतना हम कहना चाहता हम सोचते थे कि हमें बताया है कि 16 कला होती है, फिर 14 कला होती है, तो थोड़ा तो हूँ। कम होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, उससे जी कुछ रिलेशन है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कला की बात जो आप कर रहे हैं वो अलग चीज है। कला जो है वो प्रतिभा है, हमारी कार्य कुशलता की बात करती है, जो कि हमारी मुख्यतः शारीरिक कार्य कुशलता को रेफर करता है, और उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल स्किल है जिसको हम एनालिटिकल स्किल या आईक्यू भी कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं। वो बेसिकली कुछ ऐसा एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल स्किल को रेफर करता है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ये है कल्पनाशीलता की बात, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि स्वयं के अंदर चलता है, आत्मा के अंदर चलता है। आप इसको खुद एक्सप्लोर करके देखें। आपके अंदर की जो हुनर है, चाहे वो 16 कला हो या 18 कला हो, 50 कला हो, बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न थे, और हम भी उस कला संपन्न बनने की प्रयास करते हैं। वो एक तरह का प्रतिभा है, एक तरह की हुनर है। व्यक्ति जो कुछ कार्य करता है उसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता मुख्यतः पड़ता है, चाहे वो रसोई की काम हो, घोड़ा दौड़ाने की बात हो, खेती में किसान को खेती में हल करने की बात हो, या पहाड़ी पे चढ़ने की बात हो, या तो न्यूक्लियर रिसर्च करने की बात भी क्यों ना हो, तीन चीजों की जरूरत पड़ता है। एक हो गया नॉलेज यानी ज्ञान, जो कि थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन की बात करता है। दूसरा हो गया कुछ स्किल यानी कार्य कुशलता संपन्नता की बात होती है। जैसे चाय बनाना, उसके लिए नॉलेज चाहिए क्या, चाय के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, पानी चाहिए, हीट करने के लिए बर्नर चाहिए, स्टोव चाहिए, छनने के लिए छन्नी चाहिए। ये है थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके चाय बनाने की जो विधि है उसको स्वयं कर पाना, वो हो गया हमारा स्किल कंपोनेंट यानी कार्य कुशलता। कितनी हीट में कितनी देर तक उसको हीट करें तभी वो ठीक टेस्ट आएगा, शरीर के लिए फायदेमंद होगा, और जो अतिथि को हम सर्व करेंगे उनको भी खुशी होगी। ये एक स्किल ओरिएंटेड पोर्शन है। अब ये दोनों के अलावा तीसरी पार्ट भी एक होती है जिसको हम कहते हैं वैल्यू, यानी सोच समझ के साथ हम ये चाय को बनाएं। नॉलेज और स्किल के साथ साथ एक वैल्यू का भी कंपोनेंट को जब हम ऐड करते हैं तब कंप्लीट परफॉर्मेंस होती है। उदाहरण और एक देता हूं, जैसे एक इंजेक्शन देने की बात होती है, नर्स ने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के लिए इंजेक्शन के बारे में जानकारी करना, वो हो गया नॉलेज। इंजेक्शन की नीडल को शरीर के मांसपेशी के अंदर में चुभाने की जो कौशल है वो हो गया स्किल। लेकिन ये दोनों रहते हुए भी उसमें वैल्यू कंपोनेंट ये भी हो सकती है कि हम एक मरीज को बचाने के लिए उसके अंदर दवा भी दे सकते हैं, और उस मरीज के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए उस दवा की गलत वर्षन यानी गलत डोज भी दे सकते हैं, जो कि हमें सोच समझ के तय करना पड़ता है। वो हो गया हमारा वैल्यू कंपोनेंट। ये तीनों को मिला के हम कहते हैं कि हमारे कार्य कुशलता यानी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अब ये तीनों में से जो वैल्यू कंपोनेंट है उसको तय करने वाली तत्व हमारी शरीर है या सेल्फ है? शरीर तय करता है या आत्मा तय करती है कि हम इस इंजेक्शन के अंदर में मेडिसिन दे या गलत डोज दे? कौन तय करता है? शरीर तय करता है, नर्स का शरीर तय करता है, या नर्स का चेतना तय करती है? आत्मा तय करती है। वेरी गुड। तो आत्मा के अंदर में ये ताकत है कि वो तय कर सकता है कि मैं क्या दूं क्या ना दूं, जबकि उसके हाथ में ये फ्रीडम भी है कि वो चाहे तो मेडिसिन दे सकती है, वो चाहे तो पॉइजन भी दे सकती है, वो चाहे तो वाटर भी दे सकती है, जिसका ना कोई गुड इफेक्ट ना कोई बैड इफेक्ट, वाटर भी दे सकती है। तो ये सारी चीजें तय होती है हमारे कल्पनाशीलता के अंदर, जो कि चेतना का एक विशेष भाग है। इसको फिर फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा। तो फर्दर टाइमिंग आप इतना ख्याल रखें कि कल्पनाशीलता निरंतर चलती रहती है, और इसके अंदर में इतनी ताकत है कि ये कभी थकता नहीं है। आपको जो थकान महसूस होता है उस समय भी वो कार्य करता रहता है, नींद में भी कार्य करता रहता है। आप इसको अपने जीवन में तय करके कोशिश करना देखने के लिए।
इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड एनर्जी यानी अक्षय शक्ति। इसके लिए हम और भी एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए आपको थकान लग रही है और आप बिस्तर पर लेट गए और आपको ये लग रहा है कि मैं सोच सोच के यानी विचार करते करते थक गई हूँ, विश्राम कर रही हूँ। और विश्राम करते समय कलिंग बेल बजा और आप जाकर कलिंग बेल दरवाजा खोलने पर देखे आपके 20 साल की एक पुरानी सहेली घर में आके पहुंची और आपको कहती है कि चलो मैं इतने दूर से आई हूँ, 20 साल के बाद आई हूँ, आपसे मिलने के लिए आई हूँ, चलो दोनों मिलके चलते हैं, कहीं शॉपिंग करने चलते हैं या तो कहीं बैडमिंटन खेलने चलते हैं या तो ऐसे ही थोड़ा टहल के आते हैं। और आप तुरंत निकल पड़ते हैं। उस समय आपका विचारशीलता की थकान तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ शरीर की थकान भी मिट जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? शरीर की थकान, मन की थकान, कल्पनाशीलता की थकान, सारी थकान मिट जाती है अगर आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो गया कि मेरी सहेली आई है, मेरे से मिलने आई है, इतने साल के बाद आई है, तो मुझे अभी तो जाना ही चाहिए। अगर ये भाव उत्पन्न हो गया तो फिर आप सारी थकान को इग्नोर कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कि मैं थक गई थी या शरीर थक गया था या मैं सोच सोच के कल्पनाशीलता के अंदर थकान था, ये आपको दिखता नहीं है। चलिए, शरीर की जो आवश्यकता है वो बड़ा इंटेंस है, बड़ा गंभीर है। जैसे भूख लग रही है तो भूख की बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए इसको इंटेंस लिखा गया। लेकिन हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं भाई जी। जी ठीक। तो शरीर की जो नीड है वो इंटेंस है, लेकिन सेल्फ की जो नीड है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों को शब्द में थोड़ा सा अलग अलग लिखा गया है, आप इसको एक्सप्लोर करके करने की कोशिश करना। शरीर की जो नीड है, उदाहरण के लिए मैंने बताया, एक है भूख, या तो कोई संवेदनात्मक सुख के लिए हम तरस रहे। हमें खीर खाना बहुत पसंद है और खीर के लिए हमें एक बहुत तीव्र आशा हो रही है कि हम खीर खाएं, मिठाई खाएं। ये इंटेंस डिजायर हो सकती है। लेकिन अगर आप सेल्फ की तरफ देखेंगे तो नीड्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब मुझे सम्मान चाहिए, मैं प्रेम प्रेम पूर्वक जीना चाहता हूँ, मैं औरों के साथ हारमोनियसली जीना चाहता हूँ, संबंध पूर्वक यानी मधुरता के साथ जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या मिठाई खाने की संवेदना ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप इसको तुलना करके देखें। संबंध में अगर गड़बड़ाहट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, तो मैं जीवन जीना कितना पीड़ादायक महसूस करती हूँ। और अगर मिठाई नहीं मिली तो मुझे कितनी पीड़ा महसूस होती है। दोनों को तुलना करके देखें। इसलिए यहाँ लिखा गया कि शरीर की आवश्यकताएं इंटेंस है और सेल्फ की आवश्यकताएं सिग्निफिकेंट है। चलिए, आज हमने बहुत कुछ कंपेयर करके देख लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर और चेतना ये दोनों भिन्न भिन्न वास्तविकताएं हैं। दोनों की एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, भले ही हमें आंखों से नहीं दिख रहा हो। और सेल्फ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी है, वो है शरीर को पोषण देना, शरीर का सुरक्षा करना और शरीर का सदुपयोग करना। ये तीनों को स्पेसिफिकली बताया गया कि ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है, क्योंकि शरीर निर्णय नहीं कर सकता कि मुझे क्या खाना है नहीं खाना। अगर सिर्फ संवेदनात्मक सुख के पीछे शरीर भागेगा तो फिर शरीर को बीमार पड़ना निश्चित है। और नीचे लाइन में आप देख सकते हैं, व्हाई टू नर्चर द बॉडी फॉर राइट यूटिलाइजेशन। अगर हम पूछें आपको कि शरीर को हम भोजन क्यों दें, तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। एक तो संवेदनात्मक सुख के लिए हम भोजन दें, दूसरा शरीर का पोषण के लिए हम भोजन दें। एक्सरसाइज है ऐसी। किसी का माइक अनम्यूट है, कृपया म्यूट रखें। तो अगर हम पूछें कि शरीर को हम पोषण देने की आवश्यकता ज्यादा है
या शरीर में संवेदनात्मक सुख के लिए भोजन देना ज्यादा है? कौन सा आपको प्रायोरिटी में आती है? पोषण आपकी प्रायोरिटी है या टेस्ट आपकी प्रायोरिटी है? नॉर्चरिंग द बॉडी प्रायोरिटी है या सेंसरी प्लेजर प्रायोरिटी? पोषण प्रायोरिटी, वेरी गुड, थैंक यू। तो हम ये पोषण की जो प्रायोरिटी है ये कहाँ पर तय होती है, शरीर में या आत्मा में तय होती है? कहाँ पर तय करती है? कौन तय करता है इसको, मुझे पोषण चाहिए? मान लीजिए आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है, हाँ, सेल्फ में चाहिए। मान लीजिए आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है और आपने एक आइसक्रीम कप को उठाया, बहुत आनंद के साथ उसको खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चम्मच से एक बार आपने उठा के जीभ में रख रहे थे, अचानक दूसरी एक बहन आई और बोली कि बहन जी इसको मत खाइए, इसमें एक छिपकली गिर गई थी। पहले जब आपने चम्मच से एक छोटी चम्मच से उठाया था जीभ में रखने के लिए, उस समय आपके मन था कि संवेदनात्मक सुख प्राप्त करने का, सेंसरी प्लेजर यानी टेस्ट से आनंद उठाने का। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि इसमें एक छिपकली गिर गई थी, उसको आप खाएंगे या नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, ये जो डिसीजन हुआ ये कौन तय किया? आपकी चेतना ने तय किया, यानी सेल्फ ने ये समझ लिया कि इसको मैं खाऊंगी तो मेरे लिए नुकसान कर सकता है, शरीर में जहरीलापन पैदा हो सकती है। अब ये डिसीजन लेने वाली जो सत्ता है वो है सेल्फ। अब ये दोनों को हम इतनी विविडली एक्सप्लोर करने की आवश्यकता इसलिए है कि शरीर के नीड को हम भिन्न तरीके से पूरा करें, सेल्फ की नीड को हम भिन्न तरीके से पूरा करें। दोनों की आवश्यकताओं को सही तरीके से अगर हम पूरा कर पाते हैं, तब हम कहेंगे कि हम होलिस्टिकली हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, यानी समग्रता के साथ हम स्वस्थ इंसान है, ये कह सकते हैं। तो समय को नजर में देख के हम छोटा सा एक एक्सरसाइज करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। ये एक्सरसाइज 1 है, स्वयं के द्वारा यानी चेतना के द्वारा चेतना को देखना। इसमें क्या करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, 2 मिनट की एक्सरसाइज रहेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जहां भी बैठे हैं रिलैक्स होके बैठे, आंखें आप बंद रख सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं, आधा बंद आधा खुला भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो देखने की क्रिया है यह आपकी चमड़ी की आंखों से नहीं होने वाली है, यह आपकी चेतना के चक्षु से होने वाली है। और आपके अंदर में जो चल रही इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता है उसको देखें। ये कल्पनाशीलता इसी क्षण मेरे अंदर जो चल रही है, इसी क्षण मतलब इसी क्षण, और उसके अंदर में क्या क्या हो सकती है, मेरी इच्छाएं, मेरी विचार, मेरी आशा या मेरी भाव, मेरे अंदर में किस तरह का भाव अभी चल रहा है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, स्नेह का भाव या घृणा का भाव, नफरत का भाव, जो चल रहा है उसको खाली देखें, मन की नेत्र से देखें, उसको विरोध ना करें, देखने की बस प्रयास करें दृष्टा भाव से। और ये करते समय उसको रेजिस्ट ना करें, बदलाने की कोशिश ना करें, प्रतिक्रिया ना करें और उसका मूल्यांकन भी ना करें। जस्ट सी आज इट इज, जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, लेकिन होश पूर्वक उसको देखें और देखने की होश बनाए रखें। हम इसको अभी हमारे हाथ में टाइम है और 6 मिनट का समय बचा है, हम इसको 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं, 60 सेकेंड्स के लिए। हम अपने को म्यूट रखेंगे 60 सेकेंड के लिए, आप इसको देखें और मन के अंदर यही विचारों को 60 सेकेंड के लिए प्रैक्टिस करें। हम फिर 60 सेकेंड के बाद आपसे बात करेंगे।
जी, बढ़िया। अब धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए, आंखें खुलें, और किसका कोई शेयरिंग हो तो आप बता सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के आधार पे आपकी शेयरिंग। मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर देता हूँ। अब आपसे बात होगी। जी, कैसा रहा? आपको दिखाई दिया? अपनी विचारशीलता, कल्पनाशीलता दिखाई दी? क्या दिखाई दिया? बताइए, क्या विचार चल रहा था? उसको आप साक्षी भाव से देख पाए या नहीं देख पाए? अगर देख पाए तो वो आपके लिए सहज रूप से स्वीकार्य रहा, या आपको लगा कि नहीं, इस तरह का विचार नहीं चलना चाहिए था? बताइए, एक आध जन बता सकते हैं अपनी शेयरिंग। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने की प्रक्रिया कैसी रही? मन भटकता रहा या फोकस्ड रहा? देख पाए, नहीं देख पाए? आप अनम्यूट करके ही बता सकते हो। जी, बताइए। बताने से औरों को प्रेरणा मिलती है। अनुभव शेयर करना एक बहुत अच्छी आदत है, औरों को प्रेरणा मिलती है उसमें। बहुत क्लियर था। अ, बस आत्मा और बॉडी का बिल्कुल मतलब समझ में आ जाए तो मेडिटेशन में अलग अलग कर पाए कि आत्मा है और बॉडी है डिफरेंट। तो इट वाज जी, वेरी इंफॉर्मेशनल। आपकी सब रिसर्च वेरी 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 गुड। थैंक यू भाई। जी। देखिए, अगले सत्र में ना हम अगला एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, स्वयं के द्वारा शरीर को और स्वयं को दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये प्रिलिमिनरी स्टेप रहा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, और हम लोग शुरू शुरू में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि सिर्फ स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, यानी चेतना के द्वारा चेतना को देखना। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि चेतना के द्वारा हम दो वास्तविकताओं को देखेंगे, यानी चेतना और शरीर, ये दोनों को। फिर तीसरी एक्सरसाइज में कुछ और नई चीजें उसमें जोड़ेंगे, ताकि ये स्लोली एंड स्टेडीली हम आगे बढ़ते रहें। जी, और कोई बोलना चाहेंगे? हमने हमने चेतना के द्वारा जब चेतना को देखा तो जी, हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम हैप्पी है, हम अनलिमिटेड हैं एंड हम रियली इमॉर्टल है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, और कोई? तो आज जो हमें इनपुट। अरुण भाई जी शेयर कर रहे हैं। बाय जी कुछ बोलो। बोलो भाई जी। जी, बोलिए बोलिए। मेरा अनुभव सवाल ऐसा रहा कि जो भी सोच चल रही है जी, बताइए, जो भी सोच चल रही है। पता है, अभी अगेन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, अनुभव यह हुआ कि जो सोच चल रही है उसको हम सिर्फ देखें साक्षी भाव से और कुछ इवेल्युएट न करें, एनालाइज न करें, तो वो थॉट विचार अपने आप ही समा जाता है, आगे बढ़ता नहीं। देखिए, जब इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसा भी समय मिलेगा, भले वो पल भर के लिए भी क्यों ना हो, आपकी इच्छा, विचार, आशाएं और अपने अंदर की जो भाव है वो भी धीरे 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 संतुलित हो जाएगा। और आपको ऐसा एक महसूसता होगी कि मेरे अंदर कोई अब विचार नहीं चल रही है, जिसको हम कहते हैं निसंकल्प अवस्था, निर्विचार स्थिति, जिसको योग शास्त्र में बताया गया। पतंजलि योग शास्त्र, हठ योग प्रतिपिका, जो हमारी प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी वर्णन किया गया कि ये निर्विकल्प समाधि अवस्था है। तो हम लोग उसको बिगिन किया, आज उसको शुरुआत में रखा है। 4 सत्र के माध्यम से उसको धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक लेने का प्रयास करेंगे। तो आप अगला सत्र जब चलेगा, यानी परसों सुबह 6 बजे तक, अभी हमारे हाथ में और 2 दिन का समय है, तो ये एक्सरसाइज को आप लोग अपने घर में निरंतर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। इसमें फायदा क्या होगी, जब हम अपनी कल्पनाशीलता के ऊपर अपनी चेतना को फोकस्ड रखेंगे,
तो हमारी दिनचर्या भी व्यवस्थित होगी, और जो कल्पना में आएगी वो अगर संतुलित रहा, सकारात्मक रहा, तो हमारा कार्य व्यवहार भी सकारात्मक होगा। और व्यवसाय या ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, समाज में लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो सब भी व्यवस्थित होगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगा। तो इसको जहां तक संभव है हर पल हर घड़ी अपने अंदर नजर रखने की कोशिश करना। नजर मतलब अटेंशन, ये आंखों की नजर नहीं, ये चेतना की नजर। चलिए, तो समय को नजर में रख के हम सेशन को यहीं पे रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। मीरा दीदी, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू भाई जी, बहुत ही अलग तरीके से आपने हमें आत्मा और शरीर का जो डिफरेंशिएशन है वो आज समझाया। मेरे ख्याल से सभी को ये अलग सा जो मायना है वो बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल रहा।